Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss model paper for class 9th based on curriculum 2022 to 2023. First question is related to objective. Come to the first statement. Which of the following sentences illustrates the use of an adverb? अच्छा, करेक्ट ऑप्शन को बताने के साथ मैं शॉर्टली डिफाइन कर दूंगी कि वो करेक्ट ऑप्शन कैसे है. अच्छा, अब यहाँ पे पूछा उन्होंने क्या है कि ऐसा सेंटेंस बताना है जहाँ पर एडवर्ब को यूज़ हो. तो एडवर्ब बेसिकली क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन को देखें. शी सैंग ब्यूटीफुली, उसने गाया, कैसा गाया. और हम कहते हैं कि मोस्टली एल वाई वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब होते हैं. तो वर्ब को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए. पिक आउट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस. अच्छा जी. शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क. बिकॉज शी नीडेड मिल्क शी वेंट टू द स्टोर. शी वेंट टू द स्टोर शी नीडेड मिल्क. अच्छा, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ पे पहले मेन क्लॉज को डिफाइन किया. ठीक है, पहले मेन क्लॉज को लिखा है और फिर बिकॉज रीजनिंग के लिए यूज़ करके बाकी पोर्शन इसका डिपेंडेंट क्लॉज लिखा गया है. द रेड कार sped down the highway. The underlying part of the sentence is descriptive adjective, demonstrative adjective, possessive और interrogative adjective. Descriptive adjective जो noun को describe करता है. Demonstrative adjective में 4 words होते हैं, this, that, these, those. Possessive adjective में वो words होते हैं जो कि ownership को show करते हैं. और interrogative adjective में WH family के words होते हैं. अच्छा, तो यहाँ पर नाउन के बारे में मजीद कौन सा लफ्ज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? रेड. और ये आपके पास इसलिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है. फोर्थ देखें. चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और क्योंकि इसमें बेसिकली वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी जेरेंड में भी वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता है. अच्छा, इसमें वर्बल्स में वैसे क्या क्या है होता है? प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंड. तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो बेसिकली इन्फिनेटिव से रिलेटेड है. ही लव्स टू रीड. टू रीड, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. अच्छा, सेकंड देखें. अच्छा, पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिफाइन कर देते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या डिफरेंस होता है. अगर तो सेंटेंस में वर्ब के साथ जब आईएनजी लगा होता है, वो लफ्ज़ जो है वो एज अ वर्बल नाउन फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, तो आपके पास जेरेंड होता है. और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्बल एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर देखें. पहले हम थर्ड ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं. स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी. यहाँ पे नाउन के तौर पे ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. स्विमिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, लेकिन नाउन के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. आगे देखें. लाफिंग इज़ अ टॉनिक ब्रोकन हार्ट्स. अगेन नाउन के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पर देखें. द चिल्ड्रन आर लाफिंग. बेसिकली अब नाउन यहाँ पर क्या है? आपके पास नाउन है चिल्ड्रन. ठीक है, और वर्बल एडजेक्टिव के तौर पे कौन सा लफ्ज़ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? लाफिंग. ठीक है. अच्छा, एक और इसमें इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल को, कि नाउन के बाद मोस्टली जो है वो वर्ब के साथ आईएनजी जब लिखा जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. ठीक है. नेक्स्ट देख लें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स अ क्लॉज? ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट. ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आर्ट्स. अच्छा, पहले हम क्लॉज को डिफाइन कर लेते हैं. क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन को क्लॉज कहते हैं, और इसमें अगर तो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा हो तो हम उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं. और अगर तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ आपका सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन स्टार्ट हो तो वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है. ठीक है. तो अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स अ क्लॉज. अब इसमें आपने ये नहीं देखना. अगर आप देखेंगे तो इन सब में ऑप्शंस में आपको क्लॉज लगेगा. ठीक है, कि सब ऑप्शंस में क्लॉज है. लेकिन आप ये देखें कि ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है. ये आपका पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी सेंटेंस के तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बिहेव कर रहा है. ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स. अच्छा, इसमें सेंटेंस को देख लें. सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन है. 4 आवर्स टाइम डिस्क्रिप्शन है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये मेन क्लॉज के तरीके से, इंडिपेंडेंट क्लॉज के तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. वाई दे लेफ्ट, ये आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया. दे लेफ्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड रिमेनिंग पार्ट इज अ फ्रेज. ठीक है, तो यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. ही ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल, ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी सेंटेंस के तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, नेक्स्ट देख लें.
चूज द ऑप्शन illustrating द करेक्ट connotative मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जरी। ऑप्शंस क्या है? होम, पैलेस, हट, कॉटेज। लग्जरी और फिर उन्होंने 4 आपको लफ्ज़ दिए हैं और इसमें से बताया है कि आपने कॉनोटेटिव मीनिंग फाइंड करना है लग्जरी का। तो होम एक आम आदमी का घर भी होता है, ठीक है। पैलेस वो जगह होती है जो फुल ऑफ लग्जरीज होता है, जहाँ पर कोई भी लग्जूरियस लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकता है। तो आपके पास इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पिक आउट द ऑप्शन विच डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ मेटाफर। मेटाफर में 2 डिफरेंट चीज़ों को रिलेट किया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक और एस। और पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को किसी न किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट किया जाता है। अच्छा, टाइम इज़ मनी, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, रिलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं ऑप्शंस। द विंड विस्पर्ड, विस्पर्ड ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक है। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, अगेन ह्यूमन करेक्टरिस्टिक। तो बाकी जितने भी हैं दे आर रिलेटेड टू पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट ओमिट कर दिया जाता है और वर्ब ऑब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, कोई सजेशन दी जाती है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव में फॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लें, go straight and turn left is a correct option according to this definition. अच्छा, next, choose the option which illustrates the use of an abstract noun. abstract nouns कौन से होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, जो कि सॉलिड थिंग्स नहीं होती। द कैट चेज द माउस, अच्छा इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज़ हुआ। द चिल्ड्रन बिल्ट अ सैंड कैसल ऑन द बीच, सब कुछ चीज़ों को टच कर सकते हैं आप। शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस, हाँ जी, हैप्पीनेस की वजह से हम इसको करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ हुआ है। ऑप्शन नंबर, सेंटेंस नंबर 10 इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इलेटेड इज वेरी हैप्पी, मीनिंग है इसका, और करेक्ट ऑप्शन है डिलाइटेड। ईदर स्टे हेयर और गो आउट। पेयर में जब हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, कंजंक्शन को यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। Choose the sentence which illustrates the use of compound preposition. Compound preposition combination of 2 to 3 words. और यहाँ पे देखें, फर्स्ट में preposition, he went to the store, they will meet after lunch, she was happy due to her promotion, she arrived at the party in spite of heavy rain. in spite of, यहाँ पर एक से ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, इसलिए ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है और कंपाउंड preposition इसमें यूज़ हुआ है। she worked throughout the year, the underlined part of the given sentence is an adverbial phrase, adjectival phrase, prepositional phrase और adverb of manner. adverb of manner अप्लाई करता है how का, ठीक है। prepositional phrase preposition से स्टार्ट होता है, adjectival phrase जो है वो मॉडिफाई करता है नाउन को, और adverbial phrase मॉडिफाई करता है एडवर्ब को, वर्ब को। अच्छा, यहाँ पे देखें, शी वर्क थ्रू आउट द ईयर, उसने काम कैसे किया, पूरा साल किया। तो ये आपके पास एडवर्बियल फ्रेज है यहाँ पर। और फ्रेज की क्या डेफिनेशन होती है? कम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 वर्ड्स। द सेंटेंस इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज ऑफ टेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ टाइम। ही हैड कम टू सी मी यस्टरडे। अच्छा, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है और यस्टरडे का वर्ड है। यस्टरडे हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, अब बस कुछ कल का काम हुआ है, बहुत पहले काम ख़त्म नहीं हुआ। ही हैज़ कम टू सी मी यस्टरडे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट का तो कम्बिनेशन नहीं हो सकता। ही केम टू सी मी यस्टरडे। यहाँ पे देखें, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है और यस्टरडे का वर्ड है। देयर वॉज डैश काव ग्रेजिंग इन द फील्ड। करेक्ट ऑप्शन के लिए इन्होंने कहा आपको दिए हुए हैं आर्टिकल, 3 आर्टिकल दिए हुए हैं, और आपको पता होना चाहिए डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कौन से वर्ड होते हैं और कहाँ यूज़ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आर, देयर वाज अ काव ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और कंप्रीहेंशन पैसेज है। ये प्रीवियस पैटर्न को फॉलो किया गया है। इसमें 18 मार्क्स का कंप्रीहेंशन पैसेज है जिसमें समरी राइटिंग का क्वेश्चन है और फर्दर क्वेश्चंस हैं जो कि आपने इसी कंप्रीहेंशन को रीड करने के बाद आंसर करना है। और कोशिश किया करें स्टूडेंट्स कि जब भी आपके पास कंप्रीहेंशन पैसेज गिवन हो तो आप उसको 2 to 3 टाइम्स रीड कर लें
ताकि सारी स्टोरी, सारा कंटेंट आपके माइंड में बैठ जाए कि बात किस बारे में हो रही है, और फिर आप इजीली अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी आता तो आपको पता चल सकता है कि क्या लफ्ज़ का मीनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू पैराफ्रेजिंग एंड स्टेंजा कम्प्रीहेंशन। अगेन प्रीवियस पैटर्न फॉलो किया गया है। फर्स्ट इसमें जो पैराफ्रेजिंग के लिए स्टेंजा है वो ईगल पोइम से, द ईगल पोइम से ली गई है और 3 मार्क्स की पैराफ्रेजिंग है। स्टेंजा कम्प्रीहेंशन 6 मार्क्स का है, जिसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो या तो उसमें राइमिंग स्कीम बतानी होती है या फिर पोइम का मेन आइडिया बताना होता है, और ये भी हो सकता है कि फिगरेटिव लैंग्वेज लिखनी हो। तो कोशिश किया करें कि ये जो मेन क्वेश्चंस हैं ये आपके हर पोइम से रिलेटेड प्रिपेयर हों, ठीक है। फिगरेटिव लैंग्वेज, राइमिंग स्कीम और मेन आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए इज़ रिलेटेड टू ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अच्छा, इसमें पैराग्राफ गिवन है विद ब्लैंक्स और वर्ड्स भी गिवन है, और आपने बस ये देखना है कि उस लफ्ज़ की कौन सी अप्रोप्रिएट प्लेस है। अच्छा, इसके लिए स्टूडेंट्स को सारी टाइप्स के ट्रांजिशनल डिवाइसेस का पता होना चाहिए। सीक्वेंशियल ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, एग्जाम्प्लिफिकेशन के लिए कौन सी होती हैं। अच्छा, और मोस्टली पैराग्राफ्स जो हैं वो स्टार्ट ही सीक्वेंशियल ट्रांजिशनल डिवाइसेस से होते हैं, ठीक है। अच्छा, देखें यहाँ पर, फर्स्ट वी embarked on our journey through the dense forest where sunlight filtered through the canopy, the dash path. As a result, the path had seemed both mysterious and inviting. और लास्ट में किस तरह के वर्ड्स आते हैं, एज अ रिजल्ट, एट द एंड, इस तरह के वर्ड्स को के साथ ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स को एंड किया जाता है। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डू एज डायरेक्टेड। और डू एज डायरेक्टेड के लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रिपेयर करना होना चाहिए। उनको बेसिकली सारे टेंसेस के फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स का पता होना चाहिए, प्लस मॉडल वर्ब्स कहाँ यूज़ होते हैं ये भी पता होना चाहिए, और सेंटेंसेस की टाइप्स को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने के क्या रूल्स हैं ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं तो आपके ये 6 मार्क्स तो ऑब्वियस हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, सारा सादा प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। तो जब तक आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब का नहीं पता होगा, यू कांट डू दिस। अच्छा, इसका सोल्यूशन एक एक मैं डिस्कस करूँ, इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपको इसका सोल्यूशन शेयर कर देती हूँ, और कोशिश करें कि पहले आप खुद करें, ठीक है, और फिर उसके बाद आप मैच कर लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लें, मैच कर लें कि कहीं पर कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई फॉर्म ऑफ वर्ब आपने रॉन्गली यूज़ तो नहीं की, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू पंक्चुएशन। लाइंस गिवन है, और ये बेसिकली लाइंस जो हैं ये यूनिट 12 की लाइंस हैं, ठीक है। अच्छा, well there is still some hope, full stop, one so capital, I have got the money together to pay off my parents debt to him। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको डिफाइन कर दूँ, बाकी तो सॉल्व कर दिया, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स के बाद अपॉस्ट्रोफी कॉमा जो है वो बाद में लगाया है। आपने देखा होगा कि टीचर्स या फिर कोई इस तरह की चीज़ लिखी जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल लव्स टीचर हो गया या फिर स्टूडेंट हो गया, तो जब हम वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी में कॉमा यूज़ करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, तो हम टीचर के बाद, टीचर्स है तो टीचर के बाद यूज़ करेंगे। लेकिन बेटे इसका क्या है एक कि अगर तो किसी लफ्ज़ में पहले से ही प्लूरल हो और एस आ जाए तो हम उसके बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन सी को देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन of section C, it's basically question number 5 is related to letter writing, और ऑप्शन में भी आपके पास लेटर ही है, और आपने इन दोनों लेटर्स में से कोई एक लेटर अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट लेटर प्रिंसिपल को है और सेकंड लेटर जो है वो एडिटर के लिए लिखा गया है। अच्छा, ये अभी यहाँ पर जो लास्ट 9th क्लास का पेपर हुआ भी है, बोर्ड का जो एग्ज़ाम था, उसमें भी ये स्टेटमेंट थी, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। तो वहाँ पे बहुत से इन्विजिलेटर्स ने ये कहा कि स्टेटमेंट रॉन्ग है जी, एप्लीकेशन लिखी जाती है प्रिंसिपल को। तो ये राइटिंग स्किल एक, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर यूनिट 9 है या 10 है, उसमें की राइटिंग स्किल में यही स्टेटमेंट यूज़ हुई है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अब इसके लिए स्टूडेंट्स पैटर्न क्या फॉलो करेंगे
लेट मी शो यू दैट पैटर्न. हाँ जी, ये पैटर्न है इसका, और ये बल्कि मैंने एक कंटेंट इस पर मटेरियल लिख भी दिया है. इफ़ यू वांट टू रीड, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट. मैं इसको स्लोली मूव कर रही हूँ ताकि आप इजीली इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं. और मैं ये नहीं कहती कि स्टूडेंट्स जो है वो जो भी टीचर शेयर करता है कंटेंट उसको होली सोली मेमोराइज कर ले, लेकिन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रीड करें ताकि आप मैच्योर राइटिंग की तरफ जा सकें. ठीक है, और आपके पास वोकेबलरी हो, वर्ड्स हो यूज़ करने के लिए. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. राइट अ लेटर टू द एडिटर टू हाईलाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय द यूथ. इसका सोल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. पैटर्न सेम होगा. अच्छा, इसमें सिर्फ वहाँ पे हमने द प्रिंसिपल लिखा था और फिर नेक्स्ट लाइन में स्कूल कॉलन a.b.c था. और यहाँ पे चूँकि हम एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर जो न्यूज़पेपर में काम करता है तो न्यूज़पेपर का हम नेम या फिर न्यूज़ DEF भी लिख सकते हैं अगर आप न्यूज़पेपर का नेम नहीं लिखना चाह रहे. अगेन इसका भी मैं मटेरियल शेयर कर रही हूँ, एक बार इसको आप लोग पढ़ लें. इट्स बेटर फॉर यू. अच्छा, एक और पॉइंट, मैं जब भी लेटर राइटिंग शेयर करती हूँ तो मैं लाजमी ये पॉइंट डिस्कस करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ कि अगर एडिटर को आप किसी भी टॉपिक पे लेटर लिख रहे हैं तो लास्ट लाइंस होंगी वो क्लोजिंग आप लेटर की इस तरह से नहीं करेंगे कि एडिटर जो है वो स्टेप्स ले उस इशू को सॉल्व करे. नहीं, एडिटर का पर्पस, एडिटर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपके वो कंटेंट को न्यूज़पेपर में शेयर करे और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ या पेरेंट्स, अब जैसे ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया का है तो इस पर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ भी एक्शन ले सकती है, पेरेंट्स भी एक्शन ले सकते हैं. तो इस तरह की एंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, इस तरह से आपने नहीं लिखना कि एडिटर आए जी और हमारा ये इशू सॉल्व करे. ठीक है. और वन मोर थिंग कि ये बेसिकली फॉर्मल लेटर राइटिंग है तो इसमें आपका ये ग्रीटिंग सेंटेंसेस से कभी भी नहीं स्टार्ट होगा. ठीक है, वो नेक्स्ट वन आपके लिए नोइंग पर्सन नहीं है कि जिससे आप पूछें जी हाल चाल आपका क्या है. क्वेश्चन नंबर 6, पैराग्राफ राइटिंग. पैराग्राफ के टॉपिक्स क्या हैं? मेमोरेबल जर्नी और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. ये दोनों पैराग्राफ्स जो हैं ये राइटिंग स्किल से लिए गए हैं और मैं इनका भी सोल्यूशन आपसे शेयर कर देती हूँ. अगेन वही बात कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक दो दफ़ा आप रीड करें और फिर ताकि आपके पास एक मैच्योर वे ऑफ राइटिंग आ जाए. अच्छा, ये पैराग्राफ है, यस, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ अभी मैं कुछ शो करवाती हूँ, आप देखें. अच्छा, ये पैराग्राफ है हाँ जी, यूनिट नंबर 4 का और मेमोरेबल वेकेशन है बेसिकली. लेकिन इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मेमोरेबल जर्नी में. ठीक है, जहाँ जहाँ पर वेकेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे फर्स्ट लाइन को ही हमने वेकेशन टू जर्नी में कन्वर्ट किया तो एक बार रीड करके देख लेते हैं कि करेक्टली एडजस्टेबल है भी या नहीं. आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ मेमोरेबल जर्नी एंड इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, तो वेकेशन की जगह पर आप जर्नी का वर्ड यूज़ कर लें तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट डायलॉग रिलेटेड क्वेश्चन है और बिटवीन आ लाइब्रेरियन ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग और बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ करियर. ये भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ. अच्छा जी, ये हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. और जो दूसरा डायलॉग है बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ करियर, ये आप अगेन जो मैंने आप लोगों को अभी बुक दिखाई थी जिससे पैराग्राफ आपको मैंने दिखाए थे, इसमें ये टॉपिक भी है, वहाँ से आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.